Good morning, all the students of MSc फाइनल। आज के वीडियो में अपन देखते हैं नाइट्रोजन रूल। इसके पहले वाले वीडियो में अपन ने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की थ्योरी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेशन, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, इस तरीके की टॉपिक्स अपन ने पढ़े थे। और आज अपन देखते हैं नाइट्रोजन रूल। नाइट्रोजन रूल जो रूल है वो हमें ये जानकारी देता है, ये इंफॉर्मेशन देता है कि किसी कंपाउंड्स में जो नाइट्रोजन एटम है वो ऑड नंबर में प्रेजेंट है या इवन नंबर में प्रेजेंट है या अब्सेंस है। ओके, तो जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है उस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा नाइट्रोजन रूल को आसानी से देख सकते हैं। और यहां पर आप देखेंगे कि जैसे अपन ने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की थ्योरी में अपन ने पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस मॉलिक्यूल्स का आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन से मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं। मॉलिक्यूलर आयन का फर्दर फ्रेगमेंटेशन होता है जिससे डॉटर आयन बनते हैं, फ्रेगमेंट आयन्स बनते हैं। और उस फ्रेगमेंट्स आयन के मास और चार्ज की वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने को मास स्पेक्ट्रम में पीक प्राप्त होती है। और उस पीक के अकॉर्डिंग अपन उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उसका डिटर्मिनेशन करते हैं, जो एलिमेंट्स हैं उनका डिटर्मिनेशन करते हैं। तो उसी प्रकार से यहां पर नाइट्रोजन रूल में भी यही बात है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड का मास स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर यदि उसका आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है और फ्रेगमेंटेशन के रिजल्ट में अपने को मॉलिक्यूलर आयन प्राप्त होता है। ओके, और मॉलिक्यूलर आयन प्राप्त होगा, जैसे आप यूं देखिए, जैसे ये मॉलिक्यूल्स आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग और इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग के कारण से यहां पर ये इलेक्ट्रॉन का इमिशन, और इलेक्ट्रॉन के इमिशन के बाद में यहां पर अपन देखेंगे कि यहां पर ये जो प्राप्त होता है वो मॉलिक्यूलर आयन प्राप्त होता है। और ये जो मॉलिक्यूलर आयन होगा उस मॉलिक्यूलर आयन का अपन क्या देखेंगे, Me वैल्यू। ठीक है, तो इसकी Me वैल्यू देखेंगे। तो अब आप देखिए कि जैसे मान लीजिए किसी कंपाउंड का मास स्पेक्ट्रा ले रहे हैं और मास स्पेक्ट्रा में उसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक प्राप्त हो रही है, और उसमें अपन ये देखते हैं कि मास स्पेक्ट्रा में जो मॉलिक्यूलर आयन के कारण से जो पीक होगी, जिसको अपन क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर आयन पीक, वो मॉलिक्यूलर आयन पीक किस Me वैल्यू के ऊपर अपन को प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें यह देखना है कि मॉलिक्यूलर आयन पीक मास स्पेक्ट्रा में किस Me वैल्यू के ऊपर प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो ये जो नाइट्रोजन रूल है, ये नाइट्रोजन रूल यही बता रहा है कि यदि मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल्स है और उसके जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है, मॉलिक्यूलर आयन पीक एट ऑड Me वैल्यू, यदि आपको ऑड Me वैल्यू के ऊपर प्राप्त हो रही है मॉलिक्यूलर आयन पीक, तो उस मॉलिक्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन एटम मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑड नंबर। तो ये जो नाइट्रोजन एटम है वो उसमें मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑड नंबर में होगा यदि Me वैल्यू आपको ऑड नंबर पर प्राप्त हो रही है। जैसे इसके लिए आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए फेनिलएमीन का आप एग्जांपल देखिए। जैसे यहां पर आप यूं देखिए, जैसे PH और ये NH2 जिसको अपन एनिलीन भी बोलते हैं, एनिलीन उसका एक्सेप्ट नाम है IPSC के अनुसार। यहां पर इसका अपन इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग और 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहां पर इमिशन हो रहा है, और इमिशन के पश्चात यहां पर आप देखेंगे कि ये जो एनिलीन है उस एनिलीन्स का अपने को यहां पर मॉलिक्यूलर आयन प्राप्त हो रहा है। समझ रहे हो ना आप इस बात को, कि जो एनिलीन है उस एनिलीन का मॉलिक्यूलर आयन पीक प्राप्त हो रहा है।
अब आप मोलिकुलर आयन पीक की देख रहे हैं अपन, और इसकी जो एमई वैल्यू है मास स्पेक्ट्रा में, जो इसकी जो एमई वैल्यू है वो आ रही है, एमई वैल्यू आ रही है 93। ठीक है, जैसे तो ये 93 आ रही है। ये जो सर, ये आप जो वैल्यू बता रहे हैं 93, तो ये हमने ये कैसे निकाल सकते हैं 93? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका देखिए, ये जैसे आपको बताया था ना कि ये अपन इसका जो एटॉमिक मास नंबर है उसको अपन ऐड करके फिर 93 निकालेंगे। जैसे आप ये देखिए, यहां पर कार्बन 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 और कार्बन, तो कार्बन के कितने हो गए? 6, तो 6 हो गए, तो 12 6 72, और 1 2 3 4 और 5 क्या हो गए? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के कितने होंगे? 14, और 2 हाइड्रोजन है, उसके कितने होंगे? 2। तो आप देखिए 5 2 7 4 11 12 और 13, और 7 8 और 1 9, तो 93 है, वो आपको एमई वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो आप देख रहे हो ना, इसका जो 93 पर होगा। अब रूल क्या है, नाइट्रोजन रूल क्या है कि यदि एम प्लस पीक है वो ओड एमई वैल्यू के ऊपर यदि अपने को प्राप्त हो रही है, तो जो नाइट्रोजन एटम है वो मस्ट बी प्रेजेंट इन ओड नंबर। तो ओड नंबर में होगा, या तो वो उस मॉलिक्यूल्स में 1 होगा, या 3 होगा, या फिर 5 होगा, आप जानते हैं ओड नंबर। तो आप देखिए, ये जो एनिलीन है उसमें नाइट्रोजन एटम कितने हैं? 1 है, 1 है ना। तो इसका मतलब ये क्या है? ओड नंबर में है, और ओड नंबर में है तो ये नाइट्रोजन रूल है, वो यही बता रहा है कि इसकी एमई वैल्यू यदि ओड नंबर पर आ रही है तो इसमें नाइट्रोजन एटम मस्ट बी प्रेजेंट इन ओड नंबर। ओके, तो एक बात तो हो गई ये, जो आप इसको एग्जांपल से भी देख लिया है, यही नाइट्रोजन रूल। फिर दूसरी बात क्या बता रहा है कि यदि मान लीजिए एम प्लस पीक एट इवन एमई वैल्यू, यदि एम प्लस पीक है वो इवन एमई वैल्यू के ऊपर प्राप्त हो रही है अपने को, ठीक है, और इवन एमई वैल्यू के ऊपर प्राप्त हो रही है, तो उस कंपाउंड में नाइट्रोजन एटम मस्ट बी प्रेजेंट इन इवन नंबर और अब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो या तो वो नाइट्रोजन एटम है वो इवन नंबर में होगा, या फिर नाइट्रोजन एटम उसमें प्रेजेंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी आप एक एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे यूरिया का आप देखते हैं, यूरिया का आप सूत्र देखेंगे, क्या होता है? NH2CO NH2। ठीक है, और यहां पर इसका जो मोलिकुलर आयन होगा वो इस तरीके से अपन मोलिकुलर आयन लिख सकते हैं। और इसका जो आप देखिए, जैसे कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 2 नाइट्रोजन हैं तो 28, और ये हैं 4, तो यहां पर कितने हो गए? 0, और ये 60। तो इसका जो मोलिकुलर वेट है वो कितना आएगा? 60 आएगा। और इसका जो मोलिकुलर आयन है, उस मोलिकुलर आयन की जो पीक है वो मास स्पेक्ट्रम में इवन एमई वैल्यू के ऊपर आएगी। समझ रहे हो ना आप? तो इवन एमई वैल्यू के ऊपर आएगी, तो इवन एमई वैल्यू है तो इसका मतलब कितने पर आएगी? वो 60 पर आएगी। 60 है वो क्या है? इवन एमई वैल्यू है, और इवन एमई वैल्यू है तो नाइट्रोजन रूल क्या बता रहा है कि यदि इवन एमई वैल्यू है तो उसमें नाइट्रोजन एटम है वो या तो इवन नंबर में होगा या फिर एब्सेंट होगा। तो यहां पर नाइट्रोजन एटम है तो वो किस में होगा? इवन नंबर में होगा, और इवन नंबर में होगा तो आप देख रहे हो कि जो यूरिया है, यूरिया में कितने एटम प्रेजेंट हैं? 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट हैं, जो किस रेशियो में है? जो किस नंबर में है? इवन नंबर में है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये इवन नंबर में होंगे। तो आप समझ रहे हो ना नाइट्रोजन रूल? नाइट्रोजन रूल क्या है कि यदि किसी कंपाउंड के मास स्पेक्ट्रम में मोलिकुलर आयन पीक ओड एमई वैल्यू के ऊपर प्राप्त होती है तो उस कंपाउंड में नाइट्रोजन एटम ओड नंबर में प्रेजेंट होगा। और यदि उस कंपाउंड के मोलिकुलर आयन पीक मास स्पेक्ट्रम में इवन एमई वैल्यू के ऊपर प्राप्त होती है तो उस
कंपाउंड्स में नाइट्रोजन एटम है वो या तो ओड नंबर में होगा या फिर अब्सेंट होगा। तो ये जो रूल है वो नाइट्रोजन रूल कहलाता है। तो आपको लिख दिया है ये n+ peak at odd Me value, then nitrogen atom must be present in odd number, and if the n+ peak at even Me value, then nitrogen atom must be present in even number or absence of a nitrogen atom. This is called nitrogen rule. Okay? यहां पर एक अब्सेंस का और एग्जांपल ले लें। जैसे आप ये देखिए मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड में आप देखेंगे CH3Cl, CH3Cl में देखेंगे तो यहां पर इसका जो मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो जैसे यहां पर 15 और यहां पर 35, तो यहां पर ये जैसे मान लो इसकी जो Me वैल्यू है वो अपन यहां पर क्लोरीन को 35 ही मान लें, ज्यादा मोर अबंडेंस वाले को ही, तो ये कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो 50 आ रहा है तो इसकी जो Me वैल्यू है वो इवन नंबर पर है, और इवन नंबर पर है तो नाइट्रोजन एटम या तो इवन नंबर में होगा या फिर अब्सेंट होगा। तो आप देख रहे हो मेथिल क्लोराइड में नाइट्रोजन एटम है वो अब्सेंट है। ठीक है, तो यहां पर अब्सेंस का भी अपन ने एग्जांपल लिया है और इवन नंबर का भी एग्जांपल लिया है और ओड नंबर का भी एग्जांपल लिया है। इन एग्जांपल से अपन नाइट्रोजन रूल को आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन की मास स्पेक्ट्रा है उसके द्वारा, जैसे डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स में अपन देख रहे थे, तो इस तरीके से मास स्पेक्ट्रा के द्वारा अपन ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन एटम है वो ओड नंबर में है या इवन नंबर में है। ठीक है, एक बात तो ये है, पर जनरली बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जब स्टडी की गई तो बहुत सारे एक्सेप्शन भी मिले और उसमें देखा गया कि बहुत सारे ऐसे जो कंपाउंड हैं वो इस तरीके से नाइट्रोजन रूल का फॉलो नहीं करते हैं। पर ये एक जनरल आइडिया है नाइट्रोजन रूल का जो नाइट्रोजन के डिटेक्शन के रूप में अपने को काम में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन नाइट्रोजन रूल को समझ सकते हैं। नाइट्रोजन रूल के बाद में अपन देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड्स। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं कि किसी कंपाउंड्स में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, इसका डिटर्मिनेशन के द्वारा इसका डिटर्मिनेशन भी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा इजीली किया जा सकता है। आप यूं देखिए जैसे नेचर के अंदर जो रिलेटिव अबंडेंस है, रिलेटिव अबंडेंस है किसकी, कार्बन 12 की और कार्बन 13 की। जैसे कार्बन 12 है और उसका जो आइसोटोप है वो क्या है, कार्बन 13। तो इनकी जो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन 12 एंड कार्बन 13 इन नेचर, वो रिलेटिव अबंडेंस होती है, कार्बन जैसे 12 है उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो 98.8 है, और कार्बन जो 13 है उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो 1.1 है। तो ये इनकी रिलेटिव अबंडेंस है नेचर के अंदर। समझ रहे हैं ना अपन बात को, कि यहां पर कार्बन 12 है वो नेचर के अंदर बहुत ज्यादा है और कार्बन 13 है वो नेचर के अंदर बहुत ही कम प्रतिशत में है। तो ये तो रिलेटिव अबंडेंस है। अब अपन किसी कंपाउंड्स की बात करें और किसी कंपाउंड्स के बारे में अपन ये डिटरमाइन करें कि किसी भी कंपाउंड्स के अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो उससे कार्बन एटम का जो डिटर्मिनेशन है वो इस बात के द्वारा होता है, या कार्बन एटम का डिटर्मिनेशन इस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है कि अपन किसी भी कंपाउंड है उस कंपाउंड में M+P कार्बन के कारण से M+P अपन को जरूर प्राप्त होती है। जैसे कार्बन 12 है तो यहां पर कार्बन 13 होगा, तो कार्बन 13 है उसमें एक ज्यादा है उसका मास नंबर, तो उसका जो पीक होगी वो कौन सी पीक होगी, M+ पीक होगी। ठीक है, तो इसके कारण से कार्बन 12 के कारण से जो पीक आ रही है किसी कंपाउंड के मोलिकुलर आयन की, वो कौन सी पीक है, M+ पीक, और कार्बन 13 के कारण से जो पीक आएगी वो M+1 पीक होगी। अब यहां पर ये देखते हैं कि किसी कंपाउंड में M+ और M+1 पीक आ रही है, तो उसका मतलब
ये हो सकता है कि उसमें कार्बन 13 के कारण से वो M+ पीक आ रही है। फिर क्या करते हैं कि M+ पीक, M+1 पीक और M+ पीक, उनकी जो इंटेंसिटी है उस इंटेंसिटी के ऊपर फोकस करते हैं और ये अपन देखते हैं कि उनकी जो इंटेंसिटी है उस इंटेंसिटी का रेशियो कितना है, ठीक है ना। उनका रेशियो देखते हैं कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उनकी इंटेंसिटी कितनी कम ज्यादा है, ये देखेंगे अपन। तो यहां पर देखिए इसमें है कि बाय डिटरमाइनिंग द इंटेंसिटी ऑफ M+ पीक, M+ पीक की इंटेंसिटी को अपन डिटरमाइन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू M+ पीक वी कैन इजीली डिटरमाइन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड। तो यदि अपने को M+ पीक की इंटेंसिटी को अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, यदि उसकी इंटेंसिटी डिटरमाइन हो जाती है तो उस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम भी अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर ये देखिए एक फॉर्मूला है इंटेंसिटी ऑफ M+ पीक विथ रेस्पेक्ट ऑफ M+ पीक। M+ पीक के रेस्पेक्ट में M+1 जो पीक है उसकी जो इंटेंसिटी है वो इस रेशियो में होती है, जैसे n × 1.1%। तो यहां पर 1.1 है, वो तो क्या है, क्योंकि ये किसकी पीक है, M+1 की पीक है, और M+1 है वो किसके कारण से है, कार्बन 13 के कारण से है, और कार्बन 13 है उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो नेचर के अंदर कितनी है, 1.1 है। तो नेचर के अंदर 1.1 है, तो यहां पर जो M+ पीक है उसको अपन 1.1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना कार्बन होंगे और उसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो M+ पीक की इंटेंसिटी भी उस कार्बन एटम की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है। यहां पर n है वो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के अंदर कार्बन एटम्स हैं वो उसकी संख्या है यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कार्बन एटम्स को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये है कि M+ जो पीक है उसकी इंटेंसिटी पता करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, M+ पीक के रेस्पेक्ट में, और M+ पीक की इंटेंसिटी पता होने के बाद में उनका रेशियो निकालेंगे और उस रेशियो के हिसाब से अपन ये पता कर सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। जैसे आप यूं देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड्स है और उस कंपाउंड्स में जो M+1 पीक है, उस 1 पीक है उसकी जो इंटेंसिटी आ रही है वो मान लीजिए 11% है, उसकी जो इंटेंसिटी है इसका मतलब वो कितनी है, 11% है, और 11% इंटेंसिटी है तो इसका मतलब उस कंपाउंड है, उस कंपाउंड में कंफर्म ही 10 कार्बन एटम है। आप एक एग्जांपल से समझिए, जैसे अपन बात करते हैं यहां पर कि नेफ्थलीन की बात कीजिए आप। ये नेफ्थलीन एक एग्जांपल आपके सामने, यहां पर नेफ्थलीन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 10 हैं। तो यहां पर जो M+1 पीक है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी होगी, कितनी परसेंट होगी, तो अपन क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ M+1 पीक विथ रेस्पेक्ट टू M+ पीक। तो वो कितनी होगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 10, और रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, 1.1। तो यहां पर 11% यहां पर आ रही है। तो 11% है वो क्या है, M+ जो 1 पीक है उसकी M+ पीक की तुलना में उसकी क्या है, इंटेंसिटी है। तो इतनी इंटेंसिटी आ रही है तो इसका मतलब उसमें कन्फर्म ही 10 कार्बन एटम है वो क्या है, प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से इस रेशियो के द्वारा
कार्बन 13 और कार्बन 12 की रिलेटिव अबंडेंस के द्वारा अपन किसी भी कंपाउंड्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए टेट्रासीन है और टेट्रासीन है, उसके अंदर अपन देखेंगे एक एग्जांपल टेट्रासीन, यहां पर देखिए ठीक है। और टेट्रासीन में आप यूं देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ जो कार्बन एटम्स हैं वो देखिए आप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो यहां पर जो 18 इंटू 1.1, तो यहां पर जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो होगी 19.8%। ठीक है, तो यदि आप इसको दोनों तरफ से समझ सकते हैं कि 19.8% इंटेंसिटी आ रही है, तो उस हिसाब से अपन देख लेंगे कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो कितने होंगे। तो यदि इतनी आ रही है तो इसका मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 18। और यदि 11% आ रही है तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, 10। ठीक है, तो इस तरीके से अपन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उनको अपन इजीली इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो टेक्निक है M+P की इंटेंसिटी के आधार पर कार्बन एटम्स का जो डिटर्मिनेशन है, ये जो टेक्निक है ये इसका जो यूज है वो लिमिटेशन है इसमें लिए। और इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि इस तरीके का जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का जो डिटर्मिनेशन है वो अपन ऐसे कंपाउंड्स के लिए ही कर सकते हैं जिन कंपाउंड्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हों। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है और उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम एक ही है, दो ही है, तीन ही है, तो अपन इसके द्वारा उनकी जो M+1 पीक आती है वो इतनी वीक होती है कि या तो वो मास स्पेक्ट्रम में आती ही नहीं है, दिखाई नहीं देती है, और दिखाई भी देती है तो इतनी वीक होती है कि उसको अपन इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की डिसाइड करने का ये जो फॉर्मूला है वो वहां पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये वहीं पर अप्लाई होगा जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो बहुत ज्यादा हों। जैसे आप नेपथलीन की बात कर रहे हैं, 10 है, टेट्रासीन की बात कर रहे हैं, 18 है। आप फ्लोरीन की बात करोगे, फ्लोरीन में कार्बन एटम है वो कितने हैं, 60 हैं, और जब 60 हैं तो उसको जो M+1 पीक है वो और भी ज्यादा आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आज अपन ने देखा नाइट्रोजन रूल के द्वारा नाइट्रोजन का डिटरमिनेशन करते हैं, और इसके द्वारा अपन कार्बन एटम्स का डिटरमिनेशन करते हैं मास स्पेक्ट्रा के द्वारा। तो ये मास स्पेक्ट्रा के यूज भी हैं और ये इस तरीके से। थैंक्स। थैंक यू सर।